friends, welcome to second video of salient features of the Indian Constitution. In the first video of salient feature of Indian Constitution, we have done around 5 to 6 points, and today we'll do a recapitulations, and after that we will proceed further. आज हम इसमें अगले पॉइंट्स करेंगे, राइट? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। हमने किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है और इसका कंटेंट यूनिक है और ये आत्मा में भी अपनी यूनिक है, और ये बोरो भी किया गया है काफ़ी सारे, और बहुत सारी अमेंडमेंट हो चुकी है जिससे अभी तक काफ़ी बदलाव आ चुका है संविधान में। और केशवानंद भारती के इसमें ये कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट जो है अल्टर नहीं कर सकता है अंडर आर्टिकल 368, जिसके तहत के संविधान को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। तो सेलिएंट फीचर में हमने जो पॉइंट किया था कि सबसे पहला पॉइंट है, ये सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें तकरीबन अभी 465 आर्टिकल है, 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल है, और ठीक है। तो ये है, और जब स्टार्टिंग में ये संविधान बना था तब इसके 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। तो ये हमने किया था। फिर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया अलग अलग संविधान से, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। उसके बाद कनाडा के, अमेरिका के, रशिया के, यूएसआर के, फ्रांस के, साउथ अफ्रीका और जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से भी उधार लिया गया। फिर ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी वाला नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें हमने किया था किस तरीके से 2 तरीके हैं संविधान को बदलने के, एक आसान तरीका है और एक रिजिड तरीका है अंडर आर्टिकल 368। उसके बाद हमने किया था फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, हमारे यहाँ जो फेडरल सिस्टम है और लेकिन यूनिटरी यानी कि यूनियन के फेवर में काफ़ी सारे पॉइंट्स है जो यूनियन को मजबूत बनाता है स्टेट्स के मुकाबले में, फेडरेशन के मुकाबले में, फेडरल सिस्टम के मुकाबले में। फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें 2 गवर्नमेंट काम करती है, डिवीज़न ऑफ पावर होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, राइट। फिर हमने किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ये पॉइंट हमने किया था। उसके बाद है नेक्स्ट है, हमने किया था सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्स, सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो ये पॉइंट्स हम कर रहे थे। सिंथेसिस का मतलब होता है मिक्सचर है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी यानी कि पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर है जिसके तहत ये बहुत सारे कानून को बदलाव ला सकता है। साथ में जुडिशरी के पास सुप्रीमेसी है कि ये बहुत सारे कानून जो पार्लियामेंट बनाती है, और अगर वो जुडिशियल रिव्यू में कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं होती है तो उसको नल एंड वाइड करा दे सकती है। तो इससे फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विथ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, व्हाइल द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इज विथ दैट ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल सुप्रीमेसी वहाँ पे चलती है और ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है। हमारा ना तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, हमारा जो पार्लियामेंट है वो ना तो वो सॉवरेन है, ना सुप्रीम कोर्ट की टोटल सुप्रीमेसी है। तो जस्ट एज इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम डिफर फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, डिफर करता है कैसे? द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। इससे क्या होता है, इंडिया नैरोअर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएस। सुप्रीम कोर्ट की पावर इतनी नहीं जितनी कि यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो दिस इज़ बिकॉज दैट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? फेयर ट्रीटमेंट। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? फेयर ट्रीटमेंट थ्रू द नॉर्मल जुडिशियल सिस्टम, स्पेशली सिटीजन्स एंटाइटलमेंट टू नोटिस ऑफ अ चार्ज। इसमें एक फेयर ट्रीटमेंट किया जाता है जुडिशियल सिस्टम के थ्रू। अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाया, कोई बात है, या किसी का कुछ लैंड वगैरह सरकार को चाहिए तो उनको पहले नोटिस जाता है, या कोई जुर्म किया तो उनको पहले नोटिस जाता है, और उसको एक इम्पार्शियल सिस्टम के द्वारा सुना जाता है। और ये सारा प्रोसीजर जो है वहाँ पे अडॉप्ट किया ही जाता है। हमारे यहाँ जो है, हमने जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। इसका मतलब ये होता है कि लॉ दैट इज़ ड्यूली एनेक्टेड, जो भी लेजिस्लेचर ने बनाया है और वो वैलिड है,
क्या है वो करेक्ट प्रोसीजर फॉलोड बाय द वैलिड इफ़ इट हैज़ फॉलोड द करेक्ट प्रोसीजर, अगर उसने करेक्ट प्रोसीजर को फॉलो किया है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, दोनों डॉक्ट्राइन में। तो ए पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। फर्दर, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मीन्स लॉ ड्यूली इनेक्टेड इज वैलिड, यानी कि जो इलेक्ट कर गया वो वैलिड है इफ़ इट इज़ कॉन्ट्ररी टू इवन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी। अगर जस्टिस और इक्विटी के खिलाफ भी है जो लॉ बन गया है तो वो लॉ वैलिड माना जाएगा। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस लॉ है उसमें इस बात को जो भी लॉ जस्टिस और इक्विटी के खिलाफ है उसको नहीं अडॉप्ट किया जाता, नहीं माना जाता। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग उसमें है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उसके इस आर्टिकल के तहत हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, द फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रेफर्ड ए प्रॉपर सिंथेसिस बिटवीन द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीमेसी। ये दोनों का सिंथेसिस किया गया है। जहाँ पे इंग्लैंड का जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वहाँ पे पार्लियामेंट सॉवरन है, वो चाहे जो मर्जी जैसा मर्जी कानून बना दे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि ये लोगों के द्वारा चुनी हुई बॉडी है और उसके पास सभी राइट है, बिकॉज पीपल आर सुप्रीम। और अमेरिका में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारी पावर है, सुप्रीमेसी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की चलती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन द वन हैंड कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हमारे यहाँ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना पार्लियामेंट की सॉवरेंटी है, ना सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी है। सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू जो करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आके करती है। अगर कोई लॉ जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड ए मेजर पोर्शन, और साथ साथ में पार्लियामेंट के पास है संविधान को बदलने का वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के सब कुछ बदल सकती है पार्लियामेंट हमारे देश में। तो इस तरह हमने दोनों का मिक्सचर अपनाया। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू हम पार्लियामेंट पे चेक भी रखते हैं और पार्लियामेंट को हमने मेजर पोर्शन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के सबको बदलने की ताकत भी दी है पार्लियामेंट को। तो हमने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की सॉवरेंटी है ना उसको अपनाया है, ना जो अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी उसको अपनाया, बल्कि दोनों का मिक्सचर अपनाया है एक चेक और बैलेंस रखने के लिए, ताकि कोई भी जो है ऑटोक्रेट या अथॉरिटेटिव वे में बिहेव ना कर सके। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। यानी कि जुडिशरी का जैसे 3 ऑर्गन होते हैं सरकार के, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो सेपरेशन ऑफ पावर फुली हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म में पाया जाता है। तीनों जो ऑर्गन है गवर्नमेंट के वो टोटली सेपरेट होते हैं। तो अमेरिका में तीनों ऑर्गन टोटली सेपरेट है और वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। हमारे यहाँ जुडिशरी सिर्फ सेपरेट है और बाकी 2 में बहुत गहरा संबंध है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, क्योंकि लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव आते हैं। तो अगर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें तो हमारे यहाँ हर एक राज्य के लिए अपना कोई जुडिशियल सिस्टम अलग से नहीं है, अपना संविधान अलग से नहीं है, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड संविधान भी है, एक ही संविधान है पूरे देश के लिए। तो इसी तरह जुडिशियल सिस्टम भी इंटीग्रेटेड है। सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट्स में हाई कोर्ट है, कई 1 या 2 स्टेट्स के लिए एक साझा हाई कोर्ट भी है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जो उनके नीचे काम करते हैं। फर्दर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी डिवीज़न है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। इंटीग्रेटेड भी है, इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड है कि सारे मिले हुए सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक, मतलब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं और हायरार्किकल जो है स्टेटस के साथ। जबकि इंडिपेंडेंट है कि इनका एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी लेजिस्लेचर से कोई संबंध नहीं है, इंडिपेंडेंट वे में काम करते हैं।
द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, बिलो तो उसके नीचे हाई कोर्ट है स्टेट लेवल पे। अंडर हाई कोर्ट देयर इज हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है और दूसरे लोअर कोर्ट्स भी आ जाते हैं, राइट। आगे चलते हैं। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉ। ये सिंगल सिस्टम जो है ये दोनों तरह के लॉ को एनफोर्स करता है, जो भी लॉ स्टेट बनाती है, जो भी लॉ सेंटर बनाती है। अनलाइक इन द यूएसए, यूएसए में क्या है, जहाँ पे पूरा फेडरल सिस्टम काम करता है, लॉज आर एनफोर्स बाय फेडरल जुडिशरी। वहाँ पे फेडरल जुडिशरी होते हैं, यानी कि हर एक स्टेट की अपनी जुडिशरी है, और स्टेट लॉज आर एनफोर्स बाय स्टेट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेडरल कोर्ट है, यानी कि स्टेट से आप केसेस लड़ने के बाद अगर वहाँ से आगे अप्लाई करना है या आगे सेटिस्फाइड नहीं हो तो अगले कोर्ट में जाना, तो वो फेडरल कोर्ट में जाना पड़ता है, जो सुप्रीम कोर्ट है। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे। द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन एंड द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड सिस्टम, हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजंस टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस। संविधान ने हमारे यहाँ जो इंटीग्रेटेड कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसके इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी सारे सिक्योरिटी की है। सिक्योरिटी क्या है कि भी जजेस का जो टेन्योर है वो सिक्योर कर दिया गया है, इनको इनकी सर्विस फिक्स हैं, कंडीशन सर्विस की फिक्स हैं। जो भी एक्सपेंसेस है सुप्रीम कोर्ट वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है। इंडिया का फंड दो मेन तरह का फंड काम करता है, एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, एक कंटिंजेंसी फंड होता है। कंसोलिडेटेड फंड वो होता है परमानेंट फंड है, कंटिंजेंसी जो इमरजेंसीज के लिए फंड होती है। तो सारे जो खर्चे हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज किए जाते हैं, और ये इसमें उनके सर्विस के दौरान जजेस के उनके अगेंस्ट कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, और जो जजेस हैं वो उसने कैसा व्यवहार किया, किस हिसाब से अपने डिसीजन या फैसले दे रहे हैं, उसके बारे में लेजिस्लेचर में कोई बात नहीं की जा सकती। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, और कोई अगर सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सजा दे सकती है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन है जुडिशरी से, एंड सेम वे लेजिस्लेचर से भी। तो सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे यहाँ। आगे फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन। हमारे देश में 6 तरह के राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं अभी फ़िलहाल। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी था जिसको एक्सक्लूड कर दिया गया और लीगल राइट बना दिया गया यहाँ से निकाल कर। तो वो राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस 23-24 है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये 25 से 28 तक है, और कल्चरल राइट एंड एजुकेशन राइट है 29 एंड 30, और फाइनल 6 नंबर पे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, वो है 32 में। यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये है कि भी आप संवैधानिक तौर पे जो गलतियां आपके साथ की गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या सिस्टम के द्वारा, तो उसके लिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो वो आस्पेक्ट है रिट के थ्रू, 4-5 रिट हैं, वो आप जा सकते हो। राइट टू एजुकेशन को राइट टू फ्रीडम के वाले हिस्से में ही शामिल किया गया है आर्टिकल 21A में, राइट। तो वो राइट टू फ्रीडम का ही पार्ट बन जाता है। आगे चलते हैं। इसमें द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट टू बी प्रमोटिंग द आइडियाज़ ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि राजनीतिक तौर में डेमोक्रेसी, इस आइडिया को आगे लेकर जाता है, प्रमोट करता है। और दे ऑपरेट एज द लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो जुल्म है एक किस्म का एग्जीक्यूटिव का, या जो एक अथॉरिटेटिव रवैया है उसके ऊपर एक चेक है। एंड आर्बिट्री लॉज ऑफ लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, कोई मनमर्जी का लॉ नहीं बना सकती, उसके ऊपर भी ये फंडामेंटल राइट चेक का काम करती है, यानी कि उसके ऊपर भी एक लगाम लगाने का काम करती है। दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, यानी कि इनको कोर्ट में आप इन राइट्स के वायलेशन पे आप कोर्ट में जा सकते हैं। जस्टिसेबल है यानी इसके लिए आपको जस्टिस मिलेगा। दैट इज़ दे आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स फॉर द वायलेशन। अगर इसका वायलेशन होता है या सरकार करती है या कोई और एजेंसी करती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। द एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट विच कैन इशू द रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस। ये रिट हैं 5, आप नोट कर सकते हैं, ये सिर्फ नाम याद करना आपके लिए, इसका डिटेल में आपका जानना भी ज़रूरी नहीं है। वो रिट हैं हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन,
सर्टियोरेरी एंड क्यो वारंटो। ये रिट आप सुप्रीम कोर्ट जाके इशू करवा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए। तो फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ राइट्स, राइट। हाउएवर द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। लेकिन ये एब्सोल्यूट भी नहीं है कि आप अपने हिसाब से इसको लागू करवा लोगे, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। दे आर नॉट सेक्रोसेंट, इतने पवित्र भी नहीं है, और उसके ऊपर पाबंदी भी लगा दी जा सकती है, रिपील भी किया जा सकता है। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी रिपील किया गया था और फंडामेंटल राइट से हटा के उसको लीगल राइट में बनाया गया आर्टिकल 300 में। पार्लियामेंट थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको अमेंड भी किया जा सकता है। दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में इसको सस्पेंड भी किया जाता है। सिर्फ दो राइट सस्पेंड नहीं होते हैं, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी, वो अंडर आर्टिकल 21 एंड 20, राइट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बहुत नोवल फीचर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिकली ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये हमारे संविधान के चौथे पार्ट में शामिल किया गया इसको। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ये सोशलिस्टिक हैं, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं ये। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, डायरेक्शन है स्टेट को कि वो पॉलिसी बनाते वक्त, कानून बनाते वक्त वो इस तरह के काम करेगी जिससे आम लोगों को फ़ायदा होगा। ये आर्टिकल 36 से 51 तक में चौथे पार्ट में शामिल किया गया। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेन टू प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस के फेवर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी काम करता है। आगे चलते हैं इसके ऊपर। दे सीक टू एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट इंडिया। किस तरह का स्टेट? वेलफेयर स्टेट, जहाँ सभी का भला हो और जो देश है वो लोगों के भला के लिए काम करता है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करता। हाउएवर अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, ये नॉन जस्टिसेबल आप इन नेचर है, आप इसको कोर्ट में जाके इसको लागू नहीं करवा सकते। दैट इज़ वाई दे आर नॉट एनफोर्सेबल। ओके, दैट इज़ दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। अगर इनका वायलेशन होता है, लेकिन सरकार इनका वायलेशन नहीं कर सकती हैं क्योंकि लोगों का ध्यान होता है। ये सारे वेजेस हैं, लेबर है, आवर ऑफ वर्क है, इस तरह के चीज़ों को इसमें शामिल किया गया जो कि आम लोगों के हित की बात करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर्स दैट दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देश को चलाने में ये फंडामेंटल है बेसिकली। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। और ये ड्यूटी होगी सरकार की कि कानून बनाते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा और इन सब का फेवर किया जाएगा। टू इम्पोज अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज़ फॉर देयर एप्लीकेशन। और ये मोरल ऑब्लिगेशन दी गई है स्टेट पे कि वो इन सब लॉज को जो आर्टिकल्स मैंशनड हैं इसमें उनको लागू करेंगे। बट द रियल फोर्स बिहाइंड दिस इज़ पोलिटिकल, दैट इज़ देम इज़ पोलिटिकल। इट मीन्स पब्लिक ओपिनियन इसके पीछे है। और एक केस है मिनर्वा मिल्स केस। इस केस में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यानी कि अगर बेस कहें, फिलासफी कहें संविधान की, तो ये दो पार्ट जो है, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है हमारे संविधान की पूरी फिलासफी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि इसमें मेन बातें जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी फॉर्म करता है। अगला पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल संविधान में नहीं था, इसको 42 में बाद में ऐड किया गया जब ये इमरजेंसी लागू हुई थी। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू करवाया था 1975 से 77 तक, 2 साल तक चला था। उस वक्त 42 अमेंडमेंट हुआ था और काफ़ी चीज़ें शामिल की गई थी इसमें। तो इसमें देखते हैं कि द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स। दीज वर एडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी, जब लागू की गई थी। और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, और ये ऐड की गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के जो सजेशन थे, सलाह थे, उसके ऊपर इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। सारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ तब शामिल किए गए थे। एक जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ है, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उसको भी एजुकेशन को पेरेंट्स का फंडामेंटल ड्यूटी बनाया कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाए, तो उसमें इसको शामिल किया गया। अब पार्ट 4A में शामिल किया इस चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। और
इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। एक जैसे कि मैंने बताया 86 अमेंडमेंट से इसमें ऐड किया गया था। टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे ये नंबर 1 ड्यूटी है। फिर नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देना, नेशनल एंथम को, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। फिर द फंडामेंटल ड्यूटी सब रिमाइंडर टू द सिटीज़न, ये रिमाइंडर सिटीज़न के लिए कि अगर जब वो अपने राइट को एंजॉय कर रहे हैं, दे हैव आल्सो टू बी क्वाइट कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में भी उनको सजग रहना पड़ेगा। दे ओ टू देयर कंट्री, देयर सोसाइटी एंड टू देयर फेलो सिटीजन्स। हमारी जो ड्यूटी है, कर्तव्य जो है, राइट के साथ साथ कर्तव्य भी है जो हमारे देश के प्रति है, सोसाइटी के प्रति है, समाज के प्रति है, हमारे पड़ोसियों के प्रति है, हम सिटीजन्स के प्रति है, सबके प्रति है। तो हमें उन ड्यूटीज़ को भी लेकर चलना पड़ेगा। हाउएवर लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह ये भी नॉन जस्टिसेबल है और इसको कोर्ट में आप जाके लागू नहीं करवा सकते हैं। आगे है सेकुलर स्टेट। हमारा जो सिलियन फीचर हमारे संविधान का ये है कि इंडिया को ये सेकुलर स्टेट भी बनाता है, क्योंकि इसमें सभी को धर्म का अधिकार दिया गया आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। चाहे शब्द सेकुलर जो है बाद में ऐड किया गया है 1976 में, तो पर उससे पहले फंडामेंटल राइट में राइट जो है रिलीजन फ्रीडम दिया गया है। तो अब इसको हम डिटेल में कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट को सपोर्ट करता है हमारा संविधान। हैंस इट डजंट अपहोल्ड द पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट। इसलिए ये किसी एक खास रिलीजन को जो इंडियन स्टेट का रिलीजन नहीं मानता। द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। ये जो प्रोविजंस हैं, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे ये जाहिर होता है कि सेकुलर स्टेट है इंडिया। द टर्म सेकुलर वाज एडेड टू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। काफ़ी बदलाव हुए थे उस वक्त 42nd में, इमरजेंसी के दौरान 1976 में। दूसरा है द प्रिम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इससे भी जाहिर होता है कि भी हमारा देश सेकुलर, सभी को इक्वालिटी है। एंड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 15 कहता है कि रिलीजन के ग्राउंड पे किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16 कहता है। तो ऑल पर्सनस आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसायंस, मतलब विश्वास, फेथ का कंसायंस मतलब, एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस और मानने का, प्रैक्टिस करने का और उसका प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार करने का किसी भी धर्म को, वो आर्टिकल 25 देता है ये राइट हमें। इसी तरह एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, जो भी कोई भी संस्था है, और एनी ऑफ इट्स सेक्शन, और कोई उसका हिस्सा जो है, शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर, अपना जो धार्मिक अफेयर मैनेज करने का अधिकार होगा अंडर आर्टिकल 26। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी आदमी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि भी किसी भी खास धर्म के प्रचार के लिए उसको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो ये सारा है, ये रिलीजन फ्रीडम देता है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, और सेकुलर बनाता है हमारे देश को। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट। और आर्टिकल 28 कहता है कि जो भी संस्था स्टेट मेंटेन कर रही है उसमें कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। और 29 के तरह ये लैंग्वेज और कल्चर को बचाने का भी हर एक किसको राइट है। उसके बाद है आर्टिकल 30 कहता है कि सभी माइनॉरिटीज़ जो हैं हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अपनी चॉइस का एजुकेशनल संस्था बना सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसी तरह द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल लॉ फॉर इंस्टेंट अपडेट। ओके, यूनिफॉर्म सिविल लॉ आर्टिकल 44 के तहत, राइट। तो इस तरह से ये सारे राइट्स हैं। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म का नोट्स इसका ये बताता है कि कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। यहाँ पे रिलीजन और स्टेट में कोई जो है एक कोई मिली भगत नहीं। पहले ये था कि जो राजा है, राजे का धर्म ही ज़्यादातर लोग मानते थे और राजा ज़बरदस्ती लोगों को कन्वर्ट करवा देता था। तो ये सब एस्पेक्ट्स ख़त्म कर दिया गया। अब डेमोक्रेसी है, लोगों का राज है और लोगों को फ्रीडम है हर अपना रिलीजन, कोई भी रिलीजन मानने का, प्रचार करने का।
ठीक है। दिस नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इनकेपेबल इन द इंडियन सिचुएशन वेयर द सोसाइटी इज मल्टी रिलीजियस, हैंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बोडाइज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। क्योंकि हमारे देश में मल्टी कल्चर मल्टी रिलीजन है, तो इसी वजह से ये कंसेप्ट यहाँ पे फिट बैठता है, क्यों जो कि सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देता है और प्रोटेक्ट करता है हर एक रिलीजन को। ओके, उसके बाद और ये फैक्टर भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी जो फॉरबिड कर दिया गया, अबॉलिश ख़त्म कर दिया है। और लेकिन कुछ टेम्परेरी रिजर्वेशन है सीट्स की, वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, ये बेसिकली उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, तो ये इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है रिजर्वेशन का इस पॉइंट से। तो इस तरह से हम देखते हैं सारा पढ़ने के बाद किस तरह से इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। आगे चलते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब ये होता है कि जो भी 18 साल या ऊपर से हो गया उसको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ, इन सब के को ना देखते हुए सबको फ्रीडम है वोट डालने का और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एज बेसिस ऑफ इलेक्शन to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. Every citizen who is not less than 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth, and so on. The voting age was earlier 18 years, and that was earlier it was 21 years, and then it changed to 18 years in 1989 by 61st Constitutional Amendment Act of 1988. तो इस तरह से अडल्ट फ्रेंचाइज है सबको। ओके, तो सिंगल सिटीजनशिप, दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड एनविसेजेस डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी का मतलब है कि डबल यहाँ पे सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है और सेंटर है, स्टेट है, सेंटर का अपना एक सिस्टम है, स्टेट का अपना सिस्टम है, इसलिए इसको फेडरल सिस्टम कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप। लेकिन जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया यूएस में है कि यहाँ पे वहाँ पे स्टेट सिटीजनशिप अलग से है, यूएस सिटीजनशिप अलग से है, डबल सिटीजनशिप है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, यहाँ सब भारतीय सिटीजन है, कोई स्टेट का सिटीजन नहीं है। भारत के पास, कंट्री के पास राइट है कि वो स्टेट्स को डिवाइड कर सकता है, वो स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, वो दो स्टेट्स एक स्टेट से बना सकता है। इस तरह से इन कंट्रीज लाइक यूएसए ऑन द अदर हैंड ईच पर्सन इज़ नॉट ओनली अ सिटीजन ऑफ यूएस बट ऑल्सो सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट में वो रहता है, जहाँ से वो बिलोंग करता है। ही ओज एलिजेंस टू बोथ, वो दोनों का वफादार रहता है और एन्जॉयज डुअल सेट्स और डबल सेट्स एंजॉय करता है, डबल राइट्स एंजॉय करता है। स्टेट का राइट्स अलग से है, नेशनल राइट अलग से, राइट जो नेशनल गवर्नमेंट उसको देती है। इंडिया जो जितने भी सिटीजन्स हैं वो चाहे जिस मर्जी स्टेट में रहते हो, जहाँ मर्जी पैदा हुए, वो सारे इंडियन सिटीजन हैं। और civil rights of citizenship all over the country. No discrimination is made between them except in few areas like Jammu and Kashmir and a few states around south eastern states. अपना जो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे थोड़े से एक्सेप्शन है कुछ एरियाज़ में, अदरवाइज जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी हर जगह हर एक राइट है। बट अभी नया जो है नया एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में भी आप सिटीज़न हो सकते हो, वहाँ पे भी जाके आप ज़मीन खरीद सकते हो और वहाँ का वासी बन सकते हो। ये जब से जम्मू कश्मीर को अपना यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, राइट। तो वो जो पुराना लॉ अप्लाई होता था जम्मू कश्मीर को, वो उसको ख़त्म कर दिया गया। आगे, डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिफॉर्म राइट फॉर ऑल द पीपल, इंडिया हैज़ बीन विटनेसिंग कम्युनल राइट्स। यहाँ पे कम्युनल राइट्स होते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, कास्ट वार्स होता है, लिंग्विस्टिक क्लासेस वगैरह भी हैं, एथनिक डिस्प्यूट्स, ये सारे फैक्टर्स हैं। दिस मीन्स द चेरिश्ड गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स टू बिल्ड अ यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन हैज़ नॉट बीन फुली रियलाइज। अभी तक भी उस बात को हमने रियलाइज़ नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप दी गई थी लोगों को। तो ये रीज़न भी है कि हम मल्टी कल्चरल, मल्टी रेशियल और मल्टी लिंग्विस्ट लोग हैं जो आपस में क्लैश करते रहते हैं। यहाँ पे जातिवाद है, धर्मवाद है और ये सब फैक्टर्स हैं, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं सिंगल सिटीजनशिप होने के बावजूद भी। इसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट,
ये 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, सेंटर और स्टेट में ये तीनों ऑर्गन काम करती है। इसके अलावा ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी इस्टेब्लिश करती है जो कि अलग अलग काम करती है, और वो संविधान के तहत उनको ये राइट दिया गया है। और ठीक है, और वो एक बड़ा शक्ति के रूप में काम करता है डेमोक्रेसी सिस्टम में हमारे गवर्नमेंट में। और वो जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं। तो ये सारा एक तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे काम करता है, राइट। और द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज बॉडीज थ्रू वेरियस प्रोविज़न, लाइक उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। इन सभी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं, फिक्स सर्विस कंडीशंस हैं, और उनकी जो एक्सपेंसेस है कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होता है। उसके बाद एमरजेंसी प्रोविजंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स इलेबोरेट एमरजेंसी प्रोविजन टू एनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। कोई भी सिचुएशन, हमारे यहाँ 3 तरह की एमरजेंसीज के लिए प्रोविजंस किया गया है आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक में। तो द रैशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस प्रोविजन इज टू सेफगार्ड द सॉवरेंटी। हमारे देश की प्रभुसत्ता को, एकता को, अखंडता को बचाए रखने के लिए ये सब किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन एनवर्सेस 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज। कौन कौन से एमरजेंसी? नेशनल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलियर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, एंड उसके बाद है फाइनेंशियल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है ये 2 आर्टिकल के तहत लगता है। एक है 356 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलियर में है, और एक कंप्लाई गवर्नमेंट अगर नहीं करती है सेंटर के डायरेक्शन को अंडर आर्टिकल 365 तब। तो ये 3 तरह की इमरजेंसी है: नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट। ये लागू करने का पावर केंद्र के पास है। आगे चलते हैं। और इस तरह इमरजेंसी के दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुपर पावरफुल बन जाती है और स्टेट्स के राइट्स का भी इस्तेमाल करती है, स्टेट्स को कंट्रोल करती है। उसके बाद हमारे यहाँ 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम है। ओरिजिनली अगर संविधान की बात करते हैं तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी का मतलब है कि भी सेंटर पे और स्टेट में दिया गया था, लेकिन इस कंटेंट प्रोविजन विद रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट पर था। लेकिन बाद में जो 73rd 74th अमेंडमेंट हुआ 1972 एक्ट के तहत, अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 1992 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसके तहत एक 3rd टियर भी ऐड किया गया है लोकल गवर्नमेंट का। पंचायती राज प्लस शहर में लोकल कॉरपोरेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐड किए गए। 73rd के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दिया गया पंचायती और रूरल सेल्फ गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को। और 74th अमेंडमेंट 1992 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दिया गया म्यूनसिपैलिटीज़ को, जिसको संविधान के 9वें पार्ट में और 9वें ए पार्ट में शामिल किया गया है, और शेड्यूल 11 में इसको शामिल किया गया। शेड्यूल 12 में भी शामिल किया। शेड्यूल 11 में है रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड शेड्यूल 12 में है म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स। ओके, तो इस तरह से था। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 97th Constitutional Amendment Act of 2011 gave a constitutional status and protection to cooperative societies. Cooperative societies वो होती हैं जो लोगों की कॉपरेशन से मिलकर बनी होती है। In this context, it made the following 3 changes in the Constitution. संविधान में 3 बदलाव किए गए। It made the right to form cooperative societies a fundamental right. Article 19 के तहत कोई भी इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है। लोग लोकल लेवल पे, गाँव लेवल पे, विलेज लेवल पे ये बना सकते हैं। It included a new डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ऑन द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो आर्टिकल 43B में शामिल किया गया है। और ये एक नया पार्ट ऐड किया संविधान में है, और वो है 9B पार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। इसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाए जा सकते हैं। और इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ एंटाइटल्ड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर्टिकल ऐड किए गए 243ZH to 243ZT, और नया पार्ट 9B शामिल किया गया संविधान में। तो ये था हमारा सेलिएंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन किया गया। थैंक यू। फिर आप इसको ज़रूर शेयर करो दूसरे साथियों के साथ, ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।